नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। आज जिस इत्मीनान के साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस तरह आप अपने आप को समाज के सामने व्यक्त कर पाते हैं, ऐसी स्थिति को बनाए रखने में फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप सोच रहे होंगे, अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन ऐसा कैसे है? इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं दूंगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। इससे पहले कि हम पार्ट 3 को समझें, हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आखिर फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। इसी चीज़ को आज हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं जो ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस के हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट किस तरह हुआ। सबसे एंशिएंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर कोई है तो वो है मैग्ना कार्टा, जो 1215 में इंग्लिश लोगों ने किंग जॉन से मांगे थे। इसी तरह 1689 में बिल ऑफ राइट्स लिखे गए थे, जिन्होंने लोगों को ज़रूरी राइट्स और लिबर्टीज़ प्रोवाइड करी थी। लगभग एक सेंचुरी के बाद यानी 1789 में फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स लाए गए थे, जिनको नेचुरल और इनएलियनेबल राइट्स कहा गया था। इन्हीं सब डेवलपमेंट से इंस्पायर होकर अमेरिका पहला ऐसा देश बना जिसने बिल ऑफ राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। इसका मतलब जब भारत का संविधान बन रहा था तब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का अच्छा उदाहरण था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसी से प्रेरणा लेते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक चैप्टर ऐड कर दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कवर्ड है। जितने इलेबोरेट तरीके से फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उतने शायद ही किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो। ये फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स की प्रोग्रेसिव सोच को दिखाते हैं और एक फ्री सोसाइटी का एग्जिस्टेंस किस तरह हो वो इसके प्रोविजंस से अच्छी तरह झलकता है। आखिर फंडामेंटल राइट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं और इनकी नीड क्या है, अब थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, किसी भी कंट्री में चाहे कितनी ही अच्छी डेमोक्रेसी क्यों ना हो, उसकी फंक्शनिंग और गवर्नेंस के लिए किसी न किसी हेड को चुनना तो पड़ेगा ही। अब जब उस हेड को चुनेंगे तो उसके पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स होंगी जो किसी नॉर्मल सिटीजन के पास नहीं होगी। तो इस पावर का यूज़ करके वो हेड या गवर्नमेंट मन चाहे ढंग से लॉज को चेंज भी कर सकती है, फिर चाहे लोगों की लिबर्टीज़ कम हो रही हों या लोगों के बेसिक राइट्स ही क्यों ना छिन रहे हों। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, जिनकी वजह से वो लोगों की बेसिक एसेंशियल लिबर्टीज़ को छीन ना सके। तो ये फंडामेंटल राइट्स उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस के एक तरीके से सिनोनिम्स हैं। एक हिस्टोरिक जजमेंट में जस्टिस PN भगवती ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स लोगों की बेसिक वैल्यूज़ को दर्शाता है, जिससे लोग अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और एक ऐसी स्थिति बना पाते हैं जिससे वो अपने पर्सनैलिटी को फुल एक्सटेंट तक डेवलप कर सकें और गवर्नमेंट पे एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगाते हैं और गवर्नमेंट को कहते हैं कि डियर गवर्नमेंट, इन बेसिक राइट्स और लिबर्टीज़ को तो आप कम से कम लोगों से नहीं छीन सकते। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना। इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन्स भी अपनी मनमानी करने लगे। किसी भी मॉडर्न स्टेट में एब्सोल्यूट इंडिविजुअल राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल नीड। अगर लोगों को अनलिमिटेड लिबर्टी दे दी जाए तब भी एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी कभी नहीं बन पाएगी। ऐसा ही कुछ अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स के साथ हुआ था, जिसमें किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस को मेंशन नहीं किया था। कुछ ही समय बाद ये रियलाइज़ हुआ कि अगर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है और क्राइम और करप्शन को कम करना है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही ज़रूरी है। गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। इस केस में हमने दूसरों की गलतियों से सीखा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ध्यान रखा कि फंडामेंटल राइट्स और सोशल ऑर्डर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए।
इसी बैलेंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बरकरार रखने की काफ़ी कोशिश की है और यहीं पर एक टर्म आती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये वो रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनकी मदद से गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती है, लेकिन सिर्फ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। ऐसी ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस का अगर एग्जांपल दूं तो जब प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 का यूज़ करके नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करता है, तब आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 के अंडर दिए हुए फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। और यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट चाहे तो आर्टिकल 359 के अनुसार आर्टिकल 32 के अंडर दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भी सस्पेंड कर सकते हैं, जिनकी मदद से नॉर्मली सिटीजन्स अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट तक जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ स्टेट यानी गवर्निंग बॉडी के अगेंस्ट ही यूज़ किए जा सकते हैं और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट यूज़ नहीं किए जा सकते। इससे पहले कि हम आने वाली वीडियोज़ में पार्ट 3 को देखें, फंडामेंटल राइट्स का बेसिक क्लासिफिकेशन अगर हम जान लेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। सबसे पहले आते हैं राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दिए हुए हैं। फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिए हुए हैं। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिए हुए हैं आर्टिकल 23 और 24 में। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक कवर किए हुए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30 में दिए हुए हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में दी हुई है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस लिस्ट में आर्टिकल 31 को मेंशन नहीं किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 31 को कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया था, जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी का जिक्र था। आने वाली वीडियोज़ में इन सभी आर्टिकल्स को अच्छी तरह समझेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत पता लग जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।